नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 7 दिवसीय जम्मू कश्मीर लद्दाख का दौरा है। बिरला की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बिरला की ये एक अनूठी कोशिश है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लद्दाख और श्रीनगर में करेंगे बड़ा आयोजन। लद्दाख में 27 अगस्त और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजन करेंगे। इस दौरान पंचायतों, लोक समितियों और जिला परिषद प्रतिनिधियों के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में, यानी कि जहां पहुंच पाना बेहद मुश्किल है, वहां जाकर भी ओम बिरला पंचायती राज की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी लेंगे। 2 तरीके से कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला फिजिकल, यानी कि जिनमें ओम बिरला खुद मौजूद रहेंगे, जो तमाम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। दूसरा वर्चुअल माध्यम, यानी कि वीसी के जरिए जुड़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़े हजारों जनप्रतिनिधि और पंचायती राज से जुड़े विशेषज्ञों और केंद्रीय मंत्रियों का भी इस दौरान मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन ये 7 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का होना ये बताता है कि पंचायती राज को लेकर वो कितने गंभीर हैं और दुर्गम से दुर्गम स्थान पर जाकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जो बेहतर काम किए जा रहे हैं उसको पहुंचाने का हौसला भी रखते हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा राजनीतिक तापमान। अब बुरी तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ेगी बीजेपी विधायक आशीष शेलार का उद्धव ठाकरे पर निशाना और कहा कि देश को आजाद हुए कितने साल हुए ये भूल गए हैं उद्धव ठाकरे। उनको 75,000 खत भेजे जाएंगे और उनको याद दिलाया जाएगा कि आजादी को कितने साल हो गए। दरअसल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में ये खत भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम के अंदर उद्धव ठाकरे मौजूद थे। इस दौरान ठाकरे ने एक शख्स से पूछा था कि आजादी के कितने साल हो गए। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और इसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को इतना भी नहीं पता तो उनको याद दिलाया जाएगा और इसके लिए 75,000 खत लिखे जाएंगे, उनको खत भेजे जाएंगे। इसी को लेकर बाकायदा नारायण राणे ने एक बयान भी दिया था जिसको लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी। अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ हमलावर हो गई है पूरी बीजेपी और अब 75,000 खत लिखकर महाराष्ट्र की राजनीति में तापमान बढ़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट। आज केसी वेणुगोपाल के साथ हुई प्रदेश नेताओं की मीटिंग। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे वेणुगोपाल से मिलने। वेणुगोपाल के साथ हुई बघेल की 1 घंटे तक मुलाकात। बघेल के बाद PS सिंहदेव पहुंचे वेणुगोपाल से मिलने और वेणुगोपाल को दी प्रदेश के हालातों की जानकारी। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि छत्तीसगढ़ और पंजाब के अंदर सियासी संकट को उन्होंने सुलझा दिया है, पंजाब के अंदर भी रिपल्शन दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। अब इसको नए सिरे से साधने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर विरोधी है। छत्तीसगढ़ लौटते ही विरोधियों पर बरसे भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि 2.5 साल का राग अलापने वाले अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थिरता की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। जब तक आलाकमान का आदेश तब तक इस पद पर बना रहूंगा। आलाकमान कहेगा तो उसी दिन इस्तीफा भी मैं दे दूंगा और यह बयान दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आते ही विरोधियों पर हमला किया और कहा कि जो 2.5 साल के अंदर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तब तक बने रहेंगे जब तक आलाकमान चाहेगा और जिस दिन आलाकमान कहेगा उसी दिन वो इस पद से इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन सवाल पंजाब में भी उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू विवाद में आखिर नुकसान किसका? आरोप प्रत्यारोप का दौर कैप्टन सिद्धू के अंदर लगातार जारी है। पंजाब में दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक पक्ष हो और दूसरा विपक्ष का नेता हो।
ताजा विवाद सिद्धू के 2 सलाहकारों के बयानों से उपजा है। पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। ऐसे में कैप्टन ने दोनों सलाहकारों के बयान को देश विरोधी बताया। उधर जवाब में सिद्धू ने कैप्टन सरकार की कई नीतियों पर निशाना साध दिया और कैप्टन सिद्धू विवाद से पंजाब में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। हालांकि इस दौरान पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने जरूर कहा कि जो कैप्टन सिद्धू के सलाहकार हैं उनका बयान कांग्रेस का बयान नहीं है और इस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के अंदर अभी भी कैप्टन सिद्धू के बीच में विवाद चल रहा है, वो ऐसा लग रहा है मानो एक पक्ष के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायत सियासत को लेकर कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान। दरअसल उन्होंने कहा कि 4 मंत्री और 3 विधायक मुझसे मिले हैं। उन्होंने पंजाब में पार्टी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। वो राज्य में पार्टी की जीत की संभावनाओं के बारे में चिंतित है। विधायकों की कुछ शिकायतें थी, वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो एक स्पष्ट रोड मैप के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं ताकि हम जीत सकें। मान मनोबल समाज राजनीति का हिस्सा है। विधायकों को कांग्रेस नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। नाराज होकर घर नहीं छोड़ते, मतभेदों का समाधान निकाला जाता है। सिद्धू को लेकर भी कहा गया। उन्होंने कहा कि सिद्धू अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखे। सिद्धू के सलाहकारों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। जो सिद्धू के सलाहकारों ने बयान दिए हैं उनसे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू को साफ संकेत दे दिए गए हैं। पंजाब सीएम से मेरी बातचीत हुई है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर सियासी गलियारों में गपशप है। आखिर कहां से राज्यसभा जाएंगे गुलाम नबी आजाद? जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है तमिलनाडु से राज्यसभा में पहुंच सकते हैं गुलाम नबी। 13 सितंबर को है राज्यसभा चुनाव और चुनाव में राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं आजाद। तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य आजाद बनाए जा सकते हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये समझ रही है कांग्रेस की उनको अगर भेजा जाए तो कहां से भेजा जाए। ऐसे में जो रास्ता वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहा है वो तमिलनाडु से दिखाई दे रहा है। मुमकिन है कि तमिलनाडु से राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को भेजा जा सकता है। 13 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव होना है और चुनाव में राज्यसभा के लिए आजाद को चुना जा सकता है। तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य आजाद बन सकते हैं। अब झारखंड की बारी। कांग्रेस आलाकमान ने तैयारी की है। झारखंड कांग्रेस में बदलाव की तैयारी है। जल्द मिल सकता है झारखंड कांग्रेस को नया अध्यक्ष। मौजूदा अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की जगह नया अध्यक्ष होगा। 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं प्रदेश में। यानी कि जो पंजाब में किया गया, जो उत्तराखंड में किया गया, उसी फॉर्मूले को यहां पर भी लागू किया जा सकता है। यानी कि पंजाब और उत्तराखंड की तर्ज पर फॉर्मूला लागू यहां भी हो सकता है। कांग्रेस कोशिश कर रही है एक एक स्टेट के अंदर गतिरोध को दूर किया जाए। हालांकि फॉर्मूला देने के बाद भी पंजाब के अंदर गतिरोध दूर नहीं हुआ है। फॉर्मूला देने के बाद भी उत्तराखंड के अंदर गतिरोध दूर नहीं हुआ है। लेकिन अब झारखंड की बारी है। झारखंड में भी उसी फॉर्मूले के तहत क्या असंतोष को दूर करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी, ये तब सामने आएगा जब फॉर्मूला सामने आ जाएगा और उसके बाद गतिरोध आएगा या नहीं आएगा। बिहार सीएम और नेता विपक्ष को क्या मिला? नीतीश के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर की थी प्रधानमंत्री से बात, लेकिन फिर भी मीडिया में इस मुलाकात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जबकि नीतीश और तेजस्वी ने इस मुद्दे पर की थी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, लेकिन प्रधानमंत्री या उनके कार्यालय से कोई ब्यौरा या फोटो जारी नहीं किया। नीतीश और बाकी 9 बिहारी नेताओं की फोटो कहीं से भी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में बिहारी नेताओं के पास साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो शेयर करने का ही ऑप्शन
रह गया। और अब बात करते हैं व्हिस्पर्स इन दी कॉरिडोर से। उसका आकलन है कि इस समय अच्छी नहीं दिख रही आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था। योजनाएं पूरी करने के लिए सरकार के पास फंड की कमी है, राजस्व की कमी है। राज्य सरकार के लिए राजस्व जुटाना बड़ा मुश्किल हो चला है। फाइनेंशियली प्लानिंग में काफी कमजोर है राज्य सरकार। ऐसे में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के सामने एक बड़ा टास्क है कि किस तरीके से राजस्व को बढ़ाया जाए, फाइनेंशियली प्रदेश को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो योजनाएं इस वक्त चल रही हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा डालकर योजनाओं को फास्ट कैसे किया जाए। लेकिन यकीनन मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी के लिए यह वाकई में एक बड़ा टास्क है। बिहार में दिखने लगी जदयू और बीजेपी के बीच दरारें। जदयू विधायक गोपाल मंडल के निशाने पर बीजेपी कोटे के मंत्री, बीजेपी कोटे के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर वसूली के आरोप लगे हैं। माफ कीजिए, बीजेपी कोटे के मंत्री तारकिशोर प्रसाद पर वसूली के आरोप लगे और कहा गया कि हर महीने वसूली के लिए भागलपुर पहुंचते हैं उप मुख्यमंत्री। मेरे विरोधियों के साथ बैठक करते हैं, इससे जाता है गलत संदेश। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पर भी गोपाल मंडल जमकर भड़के। पहले जदयू में थे, फिर मांझी के साथ, अब बीजेपी में चौधरी। गोपाल मंडल ने कहा कि सम्राट चौधरी में चुनाव लड़ने का दम ही नहीं है। बाढ़ देवी आपदा, इसलिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाना ठीक नहीं। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस का अजीबोगरीब बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार पहुंचे थे बिहार। संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए दिया बयान और कहा कि हर साल बाढ़ आती है, उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाने से किया इनकार और कहा कि यह दरअसल देवी आपदा है। मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगा, शरीर से अस्वस्थ रहता हूं। वहां अब पानी भी उतर रहा है। प्रशासन से संपर्क लगातार बनाया गया और संपर्क के जरिए वहां जितनी सहायता हो सकती है पहुंचा दी जाएगी। लेकिन बाढ़ को देवीय आपदा बनाते हुए ये मंत्री जी नजर आए। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे की। 26 से 29 अगस्त तक यूपी दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। इस दौरान लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। 27 अगस्त को लखनऊ में कई कार्यक्रमों के अंदर शरीक होंगे। यूपी के पूर्व सीएम डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में सभागार का उद्घाटन करेंगे। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगे। 28 अगस्त को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। 29 अगस्त को ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का वहां शुभारंभ करेंगे। श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और पूजा करेंगे राष्ट्रपति।